हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और हम लोग इस चैनल पर जनवरी 2020 से हर महीने की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करंट अफेयर्स लगातार डिस्कस करते चले आ रहे हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स होती है वो आप लोगों को इस चैनल पर लगातार प्रोवाइड की जा रही है और कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको ये करंट अफेयर्स आगे भी प्रोवाइड की जाती रहे, ठीक है ना। हम लोग अगस्त मंथ की बात करेंगे। हम लोग अगस्त मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को आज डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पर, आप लोगों सारी वीडियोस को देख सकते हैं। पार्ट 2 हम लोग लास्ट डिस्कस करेंगे, लास्ट तक आप लोगों को ये वीडियो देखना है। इसके बाद में आप लोगों को अपना स्कोर जो है कमेंट कर बताना है कि आप लोगों को कितना स्कोर यहाँ पर मिला, कितना स्कोर आप लोगों ने गेन किया, जो भी यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड कराए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के साथ में और शेयर करनी है, कुछ डिस्कस भी करना है। कुछ लोगों की अभी कंप्लेन आ रही है कि जो करंट अफेयर्स वगैरह के या फिर जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वहाँ पर उनको जो है प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। अभी लोगों की हाल फिलहाल में ये कमेंट्स आ रहे हैं, ये फीडबैक आ रहा है। लेकिन इनिशियली जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो जो फरवरी, मार्च और अप्रैल के वीडियोस थे वहाँ पर लोगों का फीडबैक ये आया था कि सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं, इतना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तब मैंने ये डिसाइड किया कि हम ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे ना कम करेंगे, कि मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन करेंगे और यही सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। तो क्या आप लोगों को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए या एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी रह रही हो तो आप लोग बताइए। अभी एक यूज़र आए हमारे इसमें यूट्यूब पर और उन्होंने कमेंट वगैरह किया, काफ़ी सारे उटपटांग की बातें की और उन्होंने बोला कि सही से नहीं पढ़ा रहे हो, एक्सप्लेन चीज़ों को नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो बस ये फीडबैक इसीलिए आप लोगों से मैं लेना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों को एक्सप्लेनेशन सही से नहीं मिल रहा है, चीज़ों को और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग बताइए। दूसरी बात, जो यूज़र आए जिन्होंने उटपटांग की बातें की, जिन्होंने कुछ एब्सर्ड लैंग्वेज का भी प्रयोग किया और उन्होंने उटपटांग गंदा बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप इसलिए इस तरीके की भाषा क्यों यूज़ कर रहे हो, क्या दिक्कत है आप लोगों को, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि सही से नहीं पढ़ा रहे हो यार, टाइम पास हो रहा है। तो उनके लिए मेरा सिर्फ यही इतना कहना है कि देखिए आपके पास में 2 ऑप्शन होता है। आपको या तो चीज़ें अच्छी लग रही हैं या चीज़ें नहीं अच्छी लग रही हैं। चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप लोग वीडियो को देखिए, आप वीडियो को देखो। 1 या 2 वीडियो देखने के बाद में अगर आपको पता चल जा रहा है कि चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो किसने बोला आपको कि आप हमारा वीडियो देखो। आप तुरंत वीडियो देखना बंद कर सकते हो, आप चले जाओ, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप लोग वहाँ पर जाकर देखो। ये बात आपको समझनी होगी कि हर टीचर का पढ़ाया हुआ हर किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। और ये मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि मेरा पढ़ाया हुआ ज़रूरी नहीं कि सबको समझ में आए, फिर भी मैं अपना बेस्ट देता हूँ और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं, जिनको समझ में भी आता है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि तुम अपना पूरा दिमाग लगाने के बाद में समझ नहीं पाए हो, ये भी हो सकता है कि मेरे अंदर स्किल में कोई कमी रही हो कि मैं आप जैसे इंसान को, तुम जैसे लोगों को मैं समझा नहीं पाया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बातें म्यूचुअली खत्म कर देनी चाहिए, ऊट पटांग के एब्सर्ड लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने पूछा कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, कैसे क्यों बोल रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मुझको बोला उन्होंने कि तुम क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पा रहे हो। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म बोला, मैं बोला कि मैं क्रिटिक्स हूँ। तो क्रिटिक्स शब्द बड़ा भारी भरकम सा मुझे लगा, इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं। मुझे लगा कि सामने वाला बंदा ज़्यादा हाईली एजुकेटेड था, तो मुझे लगा कि क्रिटिक्स वगैरह बोल रहा है, 3-4 लाइन इंग्लिश की अच्छी अच्छी लिख के भेज दिया, बता दिया। तो मुझे भी थोड़ा सीरियस होना पड़ा फिर उसके लिए। फिर मैंने पता किया लोगों से, देश विदेश में फ़ोन करके, और भी जो लोग हैं यार दोस्त जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, मैं तो हूँ नहीं, तो उनसे पता किया कि भाई साहब क्रिटिक्स होते कौन है, क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि क्रिटिक्स का जन्म आलोचना करने के लिए होता है, ये सिर्फ आलोचना करने के लिए पैदा हुए होते हैं। तो मुझे लगा कि अरे वाह, आलोचना भी होने लगी मेरी, मैंने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि मेरी आलोचना की जाए। तो ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा कि आलोचना करने वाले पैदा हो रहे हैं। और किसी फिल्म का ये डायलॉग था, मुझे अच्छा लगा कि अगर आपकी आलोचना हो रही है तो आप लोग समझो कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे अप्रिशिएशन मिला कि चलो ठीक है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो उन क्रिटिक्स महोदय को मैं ये समझाना चाहूँगा कि आप जो है राहुल गांधी और KRK की तरीके से क्रिटिसिज्म मत किया करिए। राहुल गांधी और KRK की तरीके से आप लोग अगर आप क्रिटिसिज्म करेंगे, आप आलोचना करेंगे, तो आपको कोई नहीं सुनेगा। राहुल गांधी पूरे इलेक्शन में चौकीदार चोर है बोलते रहे और चौकीदार फिर से PM बन गया और राहुल गांधी वहीं क्यों वहीं रह गए या फिर उससे नीचे चले गए। तो क्रिटिसिज्म करते समय आपको कम से कम अपनी लैंग्वेज का ध्यान देना चाहिए। आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करो, बिल्कुल क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल आलोचना करो मेरी, लेकिन भाषा की जो मर्यादा होती है वो आप लोग ध्यान में रखो।
एक लैंग्वेज का जो मर्यादा होती है, जो एक डिसेंट लैंग्वेज आपको यूज़ करनी चाहिए, वो आप करो, ठीक है ना। KRK की तरीके से और राहुल गांधी की तरीके से क्रिटिसिज्म करोगे, कोई नहीं सुनेगा, उल्टा खुद का ही नुकसान होने वाला रहेगा, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी को गालियाँ दी, वो फिर से PM बन गए, वो कहीं और पर रह गए। अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है, आपको हिंदी का अच्छा आलोचक बनना है, तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरीके से आलोचना कर सकते हैं, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरीके से आलोचना कर सकते हैं, आप भारतेंद्र युग के जितने भी लेखक थे उनकी तरीके से आलोचना करिए। हम सुनेंगे, दुनिया सुनेगी। लेकिन अगर आप लोग आलोचना में गाली गलौज या कुछ एब्सर्ड लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने माँ बाप के संस्कारों को बिल्कुल भी यहाँ पर मत दिखाइए। चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो देखिए, 1 या 2 वीडियो से आप डिसाइड कर सकते हैं। चीज़ें अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हैं तो बिल्कुल आप चले जाइए। आपको कोई सजेशन, कोई फीडबैक देना है तो आप लोग एक लिमिटेड, एक मर्यादा जनित भाषा में, एक डिसेंट लैंग्वेज में आप अपनी सारी बातें कह सकते हैं। और आप कह रहे थे कि मैं क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसका जीता जागता एग्जाम्पल मेरा पिछला वीडियो है, आप जाकर वहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैं स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के MCQs पढ़ा रहा हूँ। वहाँ पर 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में मुझसे कुछ गलती हो गई। वो जानबूझकर मैंने गलती नहीं की, कंटेंट बनाने के टाइम पर कुछ मिस्टेक हो जाती है। कई बार कई डिफरेंट साइट से आप लोग डाटा उठाते हैं, तो कई बार लिखने में, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए ना, जितना आपको पढ़ाना होता है उससे 10 गुना हमें पढ़ना होता है अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए। तो वहाँ पर गलती हो गई थी और हमारे यूट्यूब्स के ही किसी यूजर्स ने बताया कि सर आपसे यहाँ पे गलती हो गई है। आप उनकी लैंग्वेज जाकर देखिए कि उन्होंने किस तरीके से, कितना डिसेंटली अपनी बात को रखा था, और उसको मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया और मैं पब्लिकली उसको हर जगह बताया। मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाली, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर उसके बारे में बताया, मैंने जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने उसके बारे में बताया। गलती मुझसे हो सकती है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आप अपने क्रिटिसिज्म का भाषा चेंज करिए, अपनी लैंग्वेज अच्छी करिए। अच्छी लैंग्वेज में आप लोग, क्या होता है कि सारी बात जो है, जो नहीं कहना चाहिए, वो भी एक अच्छी लैंग्वेज में कह जाते हैं। तो आप पहले क्रिटिसिज्म होता क्या है इसके बारे में पता करिए कि यूडेमी या कोर्सेरा पर कोई अच्छा सा कोर्स है कि व्हाट इज क्रिटिसिज्म, हाउ टू बिकम ए गुड क्रिटिक्स। आप ये पता करिए, आप वहाँ से जाइए, कोई 399 या 499 का कोर्स परचेज करिए, अच्छा क्रिटिक्स बनकर आइए, फिर यहाँ पर आप क्रिटिसिज्म करिए, तब आपको आपकी बात सुनी जाएगी। क्रिटिसिज्म जरूरी होता है, मुझे पसंद है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता मुझे कोई क्रिटिसाइज करे, लेकिन अगर भाषा की मर्यादा गंदी होगी, गलत लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। लीगल एक्शन भी आप लोगों के अगेंस्ट लिया जा सकता है। मेरा कोई नुकसान नहीं है इससे, मैं अपने टाइम से निकाल कर ये वीडियोज़ बनाता हूँ। एक सिटिंग में ये वीडियो नहीं बना पाता हूँ, 2-3 सिटिंग में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है। अपने बिजी शेड्यूल से, अपने ऑफिस के काम से और कामों से मैं टाइम निकालता हूँ, ठीक है ना। एक एक पार्ट की इसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। पहले 10 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग कर लिया, फिर अगले 10 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग कर लिया, उसके बाद में फिर जब टाइम मिला तो उसको एडिट कर दिया, फिर जब टाइम मिला तो उसको मर्ज कर दिया, कंप्लीट वीडियो बना लिया, फिर जब टाइम मिला तो थंबनेल बना लिया, फिर जाकर आप लोगों की वीडियो मिलता है। तो जो आपको यहाँ पर ये 45 मिनट का वीडियो मिलता है, उसके पीछे मेरे 3-4 घंटे की मेहनत होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया नहीं भी अच्छा लग रहा है तो फिर भी आप लोगों को मेरे एफर्ट की अप्रिसिएशन करना चाहिए। आप क्रिटिक्स बनिए, आप आलोचक बनिए, लेकिन एक बार आप ना किसी की तारीफ कर कर देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वालों को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको लाइफ में कुछ बनना ही है तो आप क्रिटिक्स मत बनिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप क्रिटिक्स बनिए, किसी को अप्रिशिएट करिए आप अपनी लाइफ में। आप अप्रिशिएट में अगर किसी को अपनी लाइफ में करेंगे तो उसकी लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आप लोगों का फीडबैक और आप लोगों का सुझाव मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, खासतौर से वो लोग जो वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चीज़ें की जाएंगी, आप लोग कमेंट कर बताइए। अगर चीज़ें सही चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पर करा रहा हूँ। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, वो आप लोगों को बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, PhD या डिग्री कोर्स नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ। जितना जरूरी होता है उतना एक्सप्लेनेशन आप लोगों को किया जाता है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पेड कोर्स भी मिलाने वाला हूँ। बहुत जल्दी आप लोगों को पेड कोर्स मिलेगा, उस पर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो आ जाएगा, आप जाकर वहाँ पर और सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और भी अगर आप लोगों को कुछ पढ़ना है या एक्सप्लेनेशन सही तरीके से चल रहा है तो आप लोग कमेंट कर बताइए, ठीक है ना। क्रिटिसाइज आप लोग करिए, आप लोगों का पूरा राइट बनता है, लेकिन लैंग्वेज आप लोगों की गंदी नहीं होनी चाहिए। एब्सर्ड लैंग्वेज, गाली गलौज, इन सारी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आप लोगों को वीडियो लास्ट तक देखना है और लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर शेयर कर बताना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर पाया, इसमें कितना स्कोर आप लोगों ने गेन किया। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए इसमें क्या दिया गया है। रिसेंटली व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज टाइटन्ड नॉर्म्स फॉर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड मैंडेटेड द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। हाल ही में किस संगठन ने कोर इन्वेस्टमेंट कंपनियों के लिए मानदंडों को और कड़ा कर दिया है और
समूह जोखिम प्रबंधन समिति के गठन को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आप लोग 2-4 सेकंड के अंदर या 4-5 सेकंड के अंदर आंसर कमेंट करिए, कमेंट कर बताइए, या फिर अपने मन में सोचिए आंसर आप लोग एक बार इसका खुद दीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, कमेंट कर अपना स्कोर लास्ट में आप लोग जरूर बताइए कि कितने मार्क्स आप लोगों को मिले। और इसका जो आंसर होगा, इतना टाइम मैंने दिया आप लोगों को, इतने टाइम में आप लोगों ने आंसर इसका कॉमेंट कर दिया होगा, या फिर आपके दिमाग में इसका जो सही आंसर है वो आ गया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लिए आरबीआई ने 13 अगस्त को एक नई गाइडलाइन जारी की। कब जारी की थी? 13 अगस्त को, ठीक है, 13 अगस्त को एक नई गाइडलाइन जारी की। और इस गाइडलाइन के अनुसार जो CICs हैं, यानी कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इनके लिए ग्रुप रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का गठन अनिवार्य कर दिया गया। CICs के रेगुलेटरी एंड सुपरविजरी फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए तपन रे की चेयरमैनशिप में एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था। किसके चेयरमैनशिप में? तो ये हो जाएगा तपन रे, ठीक है ना, तपन रे मैं लिख रहा हूँ। तपन रे की चेयरमैनशिप में एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया, और इसी वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन के बाद में ये सारे चेंजेस किए गए। अब ये तपन रे कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ये फॉर्मर सेक्रेटरी हैं। अब आरबीआई के बारे में आप लोगों को जो कुछ भी डिटेल पता है उसको आप लोग कमेंट कर बताओ। काफ़ी टाइम हो गया है, सारे वीडियो में आप लोगों को, मैक्सिमम वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं। तब तक ये सब कुछ आपको याद हो गया होगा। आप लोग का उसका जो भी डिटेल आप लोगों की आरबीआई की याद आ रही है उसको कमेंट कर बताओ। साथ ही साथ में सिडबी, सेबी, एसबीआई और नाबार्ड भी दिया गया है। तो इसके हेडक्वार्टर और कम से कम इसके चेयरमैन या एमडी और सीईओ जो भी होते हैं, हेड इसके, वो आप लोग कमेंट कर बताओ। और आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में यह भी बताया कि वो सभी CICs, वह सभी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जिनका की एसेट 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, किससे? 5,000 करोड़ रुपए, जिनका की एसेट 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, उन्हें चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी होगा। उन्हें चीफ रिस्क ऑफिसर, जिसको कि CRO बोलते हैं हम लोग, चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना मैंडेटरी हो जाएगा उन सभी CICs को, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज को, जिनका की एसेट 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, शौर्य KGC कार्ड लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक? KGC यानी कि किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड। शौर्य KGC किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और शुरू के 2-4 सेकंड आप लोगों के रहेंगे, इतनी देर में आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। आप लोग आंसर कमेंट करिए इसका, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट जरूर करना है। तो आप लोग इसीलिए सारे क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिए। आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगे, लेकिन आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर इतनी सारी बैंकें दी गई हैं, तो इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये आप लोग पता करिए, इसको भी आप लोग कमेंट कर बताइए। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर बताया होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर E। ऑप्शन नंबर E HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। HDFC बैंक के MD आदित्य पुरी जी के द्वारा 14 अगस्त को ये कार्ड वर्चुअली लॉन्च किया गया था। HDFC बैंक के MD कौन? आदित्य पुरी, ठीक है ना, आदित्य पुरी। इनके द्वारा 14 अगस्त को ये जो KGC कार्ड है, किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड, ये वर्चुअली लॉन्च किया गया था। और ये कार्ड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, ठीक है ना, ये कार्ड जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। और ये कार्ड जो है, इसकी लॉन्चिंग हुई थी जो ये HDFC बैंक के इनिशिएटिव हर गांव हमारा के तहत में हुई थी, उसी का एक पार्ट है। HDFC बैंक का एक क्या बोलते हैं, एक इनिशिएटिव है, हर गांव हमारा। क्या इनिशिएटिव है HDFC बैंक का? हर गांव हमारा, ठीक है ना, ये HDFC बैंक का एक इनिशिएटिव है। इसी इनिशिएटिव के तहत में ये जो किसान गोल्ड क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और रूरल एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। इस इनिशिएटिव के तहत में जो ये हर गांव हमारा है, इस इनिशिएटिव के तहत में जो HDFC बैंक है वो रूरल एरियाज़ में बैंकिंग फैसिलिटी
प्रोवाइड कर रही है। और इसी इनिशिएटिव के तहत में ये शौर्य केजीसी कार्ड जो है ये लॉन्च किया गया। और ये जो शौर्य केजीसी कार्ड है ये इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही लॉन्च किया गया है। HDFC बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में होगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। इसके चेयरमैन जो हैं, इसके MD जो हैं आदित्य पुरी जी हैं, ये आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। अगर इसकी टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें HDFC बैंक की, तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये जो है HDFC बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। बाकी इन सभी बैंकों की डिटेल आप लोग कमेंट कर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द KCC किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन इज लॉन्च्ड बाय व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक इन इट्स प्लेटफॉर्म योनो कृषि। किसान क्रेडिट कार्ड KCC समीक्षा विकल्प किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के द्वारा अपने मंच योनो कृषि पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो जैसे ही योनो आप लोगों को दिखे तुरंत आप लोगों को आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लगा देना है, क्योंकि SBI के डिजिटल आर्म का नाम ही योनो है, ठीक है ना। तो योनो जैसे ही आप लोगों को दिखे तुरंत आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आंसर लगा सकते हो। यहाँ पर योनो की बात हुई है तो योनो का फुल फॉर्म क्या होगा, योनो का फुल फॉर्म क्या होगा, तो योनो का फुल फॉर्म हो जाएगा यू ओनली नीड वन, ठीक है ना, यू ओनली नीड वन, ये जो है योनो का फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तब हो सकता था जब ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया होता। द KCC किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन इज लॉन्च्ड बाय व्हिच पब्लिक सेक्टर बैंक, बस यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता। ये इतनी चीज़ें आगे नहीं दी जाती कि इन इट्स प्लेटफॉर्म योनो कृषि, तब थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग ये याद रखिएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन ये लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से फार्मर्स जो हैं अपनी KCC लिमिट को वर्चुअली प्लेटफॉर्म पर एक्सेस कर सकेंगे। योनो कृषि की बात हुई है, ठीक है ना, तो योनो कृषि की यहाँ पर जब बात हुई है तो योनो कृषि की जो सर्विसेज हैं वो 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। योनो कृषि जो होता है वो 4 सर्विसेज को फार्मर्स को प्रोवाइड करता है। और वो सर्विसेज 4 कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी 4 सर्विसेज हैं जो योनो कृषि के द्वारा फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। तो पहला होता है योनो खाता, ठीक है, पहला होता है योनो खाता। दूसरा होता है योनो बचत, ठीक है, दूसरा है योनो बचत। तीसरा है योनो मित्रा, तीसरा है योनो मित्रा। और चौथा है योनो मंडी, योनो मंडी। तो ये 4 सर्विसेज होती हैं जो योनो कृषि फार्मर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर बात हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, चेयरपर्सन, टैगलाइन और फॉर्मेशन कब हुई थी आप लोग ये बताओ। और इसके साथ साथ में अगर आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक का भी पता है तो आप लोग ये सारी चीज़ें कमेंट कर बताओ, ये पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन के साथ में आप लोग इसको याद करते रहा करिए। आप लोग घर पर भी करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, कहीं किसी वेबसाइट से पढ़ते हैं, तो हर क्वेश्चन के साथ में आप लोग बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, उसके MD CEO, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें याद करते रहिए। कोई नई कंट्री आप लोगों को दिख रही है तो उसकी कैपिटल करेंसी क्या है ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए उसी टाइम पर। किसी स्टेट के बारे में कोई न्यूज़ अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उस स्टेट का गवर्नर कौन है ये आप लोगों को पता हो जाना चाहिए, क्योंकि CM और कैपिटल तो ईजी होता है, ये सबको याद होता है। जो गलतियाँ होती हैं गवर्नर के केसेस में होती हैं तो वो आप लोग उसी टाइम पर पढ़ लिया करो, उसी टाइम पर रिमाइंड कर लिया करो। उस स्टेट में कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, अगर कुछ याद आ रहा है तो आप लोग उसी टाइम पर रिवाइज कर लिया करो। हर क्वेश्चन के साथ में अगर आप लोग तैयारी करते चलोगे तो ये चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को एकदम से याद हो जाएंगी और अलग से आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना। और मज़ा भी आप लोगों को आने लगेगा पढ़ाई करने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI SS मुंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ व्हिच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रिसेंटली। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर SS मुंद्रा को हाल ही में किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर होगा आप लोग आंसर एक बार खुद से कमेंट करो, खुद से आपके दिमाग में एक बार इसका आंसर आना चाहिए, ठीक ना। हर क्वेश्चन के पहले मैं यही बता रहा हूँ कि एक बार आंसर आप लोग कमेंट कर दो या तो फिर आप लोग नोट डाउन कर लो कहीं कॉपी में, क्योंकि लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर बताना है। तो खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश करो। फिलहाल इसका जो आंसर होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ठीक ना, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें इंडिया बुल्स के हेडक्वार्टर की इसके, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सबके हेडक्वार्टर भी आप लोग पता करिए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट अमाउंट वाज अप्रूव्ड एज डिविडेंड्स
टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में कितनी राशि मंजूर की गई, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है आप लोग बताओ। मैंने बोला था ना कि एक बार आंसर आप लोगों को खुद से देना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 57,128 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 57,128 करोड़ रुपीज़ इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी की अध्यक्षता में आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें 57,128 करोड़ रुपए का डिविडेंड यानी कि लाभांश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया था। फिर से सुन लो आप लोग, 57,128 करोड़ रुपए का लाभांश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई की तरफ से ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान। ठीक है, और इससे पहले 2019 में भी आरबीआई ने 1.76 लाख करोड़ रुपए, कितना 1.76 लाख करोड़ रुपए, ठीक ना, इतना अमाउंट जो है 1.76 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2019 में भी दिए थे। ठीक है ना, तो इसके पहले 2019 में जो दिया गया था वो 1.76 लाख करोड़ रुपए दिया गया, और अभी जो मीटिंग हुई इसमें फिर से 57,128 करोड़ रुपए का लाभांश, 57,128 करोड़ रुपए का डिविडेंड्स जो है आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने का निर्णय लिया गया है। और इसी मीटिंग में इनोवेशन हब बनाने का भी डिसीजन लिया गया है। ठीक ना, इसी मीटिंग में इनोवेशन हब बनाने का भी डिसीजन लिया गया। और अब आप लोग आरबीआई के उस एकमात्र गवर्नर का नाम बताइए जिसने करेंसी नोट पर कभी साइन नहीं किया था। आरबीआई के उस एकमात्र गवर्नर का नाम आप लोगों को बताना है जिसने करेंसी नोट पर कभी साइन नहीं किया था। और ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अपने पिछले वीडियोस बनाए हैं स्टैटिक्स वगैरह के, उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर बताइए कि आरबीआई का वो एकमात्र गवर्नर कौन है जिसने करेंसी नोट पर कभी साइन नहीं किया था। हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। व्हिच इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैव जॉइंटली डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स एजुकेशन PIE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किस संस्थान ने संयुक्त रूप से प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन PIE को विकसित और लॉन्च किया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा, एक बार आप लोग आंसर कमेंट कर बताओ। इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, IIM बेंगलोर। ऑप्शन नंबर बी IIM बेंगलोर इसका आंसर हो जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए NSE और IIM बेंगलोर, ठीक है ना, IIM बेंगलोर के ने एक पार्टनरशिप किया है, और इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स एजुकेशन PIE, ठीक ना, इस प्लेटफॉर्म का जो नाम रखा गया है प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन, ठीक है ना, PIE रखा गया है। ठीक है, इसके माध्यम से इन्वेस्टर्स को लर्निंग मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाएंगे। इन्वेस्टर्स जो भी होंगे उनको लर्निंग मॉड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये लर्निंग मॉड्यूल जो होगा वो वीडियो, ऑडियो, पॉडकास्ट, ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। इन सारी चीज़ों के माध्यम से ये लर्निंग मॉड्यूल जो है इन्वेस्टर्स उनको प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका जो आंसर होगा IIM बेंगलोर हो जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अभी मई 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, जो रिवीजन हो रहा है मई 2020 की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मई 2020 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने MSMEs कंपनीज की जो एनुअल लिस्टिंग्स है उसकी फीस में जो है 25% तक की कमी का ऐलान कर दिया है। ठीक है ना, मई 2020 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने MSMEs कंपनीज की एनुअल लिस्टिंग फीस में 25%, ठीक है ना, 25% तक की कमी का ऐलान कर दिया है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो विक्रम लिमाई, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ, इसके जो MD और CEO हो जाएंगे वो विक्रम लिमाई जो है इसके MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, डिजिटल अपनाए कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक द्वारा डिजिटल अपनाए, ठीक ना, डिजिटल अपनाए अभियान शुरू किया गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब हो जाएगा, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, एक बार खुद से आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2020 को भी स्टार्ट किया गया था और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। 15 अगस्त 2020 से स्टार्ट किया गया और 31 मार्च 2021 तक ये कैंपेन जो है ये डिजिटल अपना ये चलेगा। और इस अभियान के तहत बैंक प्रत्येक कस्टमर की ओर से पहला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 5 रुपये पीएम केयर्स फंड में देगा। ठीक है ना, 5 रुपये जो है वो पीएम केयर्स फंड में देगा। पंजाब नेशनल बैंक की अगर टैगलाइन की हम लोग बात करेंगे तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन हो जाएगी। बाकी और सभी बैंकों की टैगलाइन और हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मुथूट फाइनेंस एंड व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड टू ऑफर कोविड-19 इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द गोल्ड लोन। ठीक है, मुथूट फाइनेंस और किस बीमा कंपनी ने गोल्ड लोन के बदले कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए एक साझेदारी की है? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, एक बार खुद से आंसर देने की कोशिश करिए। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देने के लिए टाइम दिया जा रहा है 2-4-10 सेकंड का। इतनी देर में आप लोग खुद से आंसर करिए। वीडियो लास्ट तक देखना है, उसके बाद में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। और ये बीमा पॉलिसी उन्हीं लोगों के लिए है जो मुथूट फाइनेंस से मुथूट सुपर लोन स्कीम के तहत में गोल्ड लोन लेंगे। मुथूट फाइनेंस से मुथूट सुपर लोन स्कीम के तहत में जो लोग गोल्ड लोन लेंगे मुथूट फाइनेंस से, उन्हीं को जो है ये इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। मुथूट फाइनेंस की बात हुई है यहाँ पर, तो मुथूट फाइनेंस का हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में है। कोच्चि केरला में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, जो इसका आंसर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। बाकी और भी जो ये इंश्योरेंस कंपनी है, इनका हेडक्वार्टर आप लोग को पता होना चाहिए। आप लोग इसको अगर याद आ रहा है कुछ भी तो कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच स्टेट हैज टाइड अप विद एनपीसीआई एंड कैनरा बैंक टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट सर्विस थ्रू यूपीआई इन विलेजेस एंड ग्राम पंचायत्स? किस राज्य ने गांवों और ग्राम पंचायतों में यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए एनपीसीआई और कैनरा बैंक के साथ में समझौता किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। एक बार आंसर आप लोग खुद से दीजिए और इसका जो आंसर होगा आप लोग एक बार इसका आंसर खुद से दीजिए। और जितने भी स्टेट यहाँ पर दिए गए हैं सबकी कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ये सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी याद आ रहे हैं तो भी आप लोग कमेंट कर बताइए। और इसका जो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस सर्विस को लॉन्च किया। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के सीएम मैंने बता दिया जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के गवर्नर की अगर हम लोग बात कर लें तो विश्वभूषण, ठीक है ना, विश्वभूषण हरिचंदन जो है ये इसके गवर्नर हो जाएंगे। कैपिटल की अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो अमरावती यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। बाकी और स्टेट के कैपिटल, सीएम, गवर्नर आप लोग कमेंट कर बताइए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इससे ज़्यादा और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड द हेड ऑफ द नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड? डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के एमडी और राष्ट्रीय वितरण के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब आंसर एक बार आप लोग खुद से दीजिए। खुद से आंसर, हर बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार खुद से आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर फिलहाल होगा प्रहलाद जोशी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी प्रहलाद जोशी इसका आंसर हो जाएगा। और डीबीएस बैंक ज्वाइन करने से पहले ये जोशी जी जो हैं वो इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस में सीओओ थे। प्रहलाद जोशी जी जो हैं ये डीबीएस बैंक ज्वाइन करने से पहले इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस में सीओओ थे, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे। डीबीएस बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर, ठीक है, यहाँ पर डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड इसकी बात हुई है तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच लोन अमाउंट हैज अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस? दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितनी ऋण राशि मंजूर की? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा 1 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी 1 बिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। और 1 बिलियन यूएसडी की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 7,485 करोड़ रुपए, ये इंडियन रुपीस में इसकी बात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट कर बताओ। इससे ज़्यादा और कुछ भी इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये अमाउंट आप लोग याद रखो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए कितना अमाउंट जो है वो लोन के रूप में अप्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर आरबीआईज न्यू फ्रेमवर्क फॉर अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स, what should be the minimum paid up capital of the umbrella entity? अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स के लिए आरबीआई की नए फ्रेमवर्क के अनुसार अम्ब्रेला एंटिटी न्यूनतम भुगतान पूंजी क्या होनी चाहिए? अम्ब्रेला एंटिटी की न्यूनतम भुगतान पूंजी क्या होनी चाहिए, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 500 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स के फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन को रिलीज किया है अभी हाल ही में, ठीक है ना। और अभी प्रेजेंट में एनपीसीआई एकमात्र अम्ब्रेला एंटिटी है रिटेल पेमेंट के लिए। अभी प्रेजेंट में एनपीसीआई एकमात्र अम्ब्रेला एंटिटी है रिटेल पेमेंट के लिए, लेकिन अब आरबीआई ने फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट रिलीज किया, ठीक है। और इसके साथ साथ ही आरबीआई ने दूसरी कंपनीज को भी रिटेल पेमेंट सेक्टर में अम्ब्रेला एंटिटी सेटअप करने के लिए अलाउ कर दिया है। और इसमें वही कंपनियां अप्लाई कर सकेंगी जिनका मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए है, जिनका मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़ रुपए है। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ठीक है ना। और इन एंटिटीज़ में कोई सिंगल प्रमोटर नहीं होगा। जो भी नए लोग अप्लाई करेंगे अम्ब्रेला एंटिटी के लिए रिटेल पेमेंट सेक्टर में, उन कंपनीज में कोई भी जो होगा प्रमोटर होगा वो सिंगल प्रमोटर नहीं होगा। प्रमोटर्स का जो ग्रुप होगा उसे 40% से अधिक इन्वेस्ट करना होगा। कोई भी सिंगल प्रमोटर नहीं होगा इस एंटिटीज़ में, नई आने वाली एंटिटीज़ में। और जो भी प्रमोटर्स का ग्रुप होगा उसको 40% से अधिक इन्वेस्टमेंट करना होगा। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है अम्ब्रेला एंटिटी, ठीक है ना। तो अम्ब्रेला एंटिटी क्या है, 10-15 मिनट की एक थ्योरी है, ठीक है ना। इसके बारे में अगले किसी वीडियो में बनाकर डिटेल में जान लेंगे। यहाँ पर इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ यही समझ लीजिए कि रिटेल पेमेंट सेक्टर में एनपीसीआई जो है वो एकमात्र इंडिया की अम्ब्रेला एंटिटी है। तो इसके बारे में डिटेल वीडियो एक बना दिया जाएगा आप लोगों को, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। रिटेल पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है ये सब कुछ, बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एंटर्ड इनटू बैंकाश्योरेंस एग्रीमेंट विद एसबीएम बैंक इंडिया रिसेंटली? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने एसबीएम बैंक इंडिया के साथ में बैंकाश्योरेंस समझौता किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग एक बार पहले खुद से बताइए। इसका आंसर एक बार आप लोग खुद से पहले बताइए, खुद से आंसर दीजिए। आप लोगों को वीडियो के लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना है। आंसर आप लोग दो, खुद से एक बार ट्राई करो कि इसका आंसर क्या होगा, गलत या सही जो भी आप लोगों को पता है बताओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का आंसर हो जाएगा। अब बैंकाश्योरेंस क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा, पिछले कई सारे वीडियोस में इसके बारे में आप लोगों को लगातार बताया जा रहा है, तो ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा, ठीक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस और एसबीएम बैंक इंडिया, ये लोग हाल ही में बैंकाश्योरेंस पैक्ट पर साइन किए हुए हैं। कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं, इससे मिलता जुलता है कुछ जो है और याद आ रहा है थोड़ा बहुत, उसको रिवाइज कर लेते हैं। करूर वैश्य बैंक और स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने भी बैंकाश्योरेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। यूको बैंक और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने भी बैंकाश्योरेंस पैक्ट साइन किया हुआ है। एसबीएम बैंक की यहाँ पर बात हुई थी, तो एसबीएम बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में होगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की भी बात हुई थी, तो इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच बैंक? आधार प्रमाणीकरण डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता किस बैंक द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, इसमें पूछा गया है कि आधार ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल सेविंग अकाउंट जन बचत खाता किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये जन बचत खाता आप लोगों को याद होना चाहिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जन बचत खाता जो है वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी फिनो पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करें तो ऋषि गुप्ता ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी और भी जो बैंकें दी गई हैं इनके एमडी और सीईओ का नाम आप लोग पता करिए। आप लोग इसका अगर आता है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कर बताइए, ठीक है ना। और थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में रिवीजन भी कर लेते हैं। फिनो पेमेंट बैंक ने 10 से 18 साल के लोगों के लिए भविष्य नाम से एक सेविंग अकाउंट स्कीम भी लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से? भविष्य, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, भविष्य। फिनो पेमेंट बैंक ने 10 से 18 साल के जो भी लोग हैं उनके लिए भविष्य नाम से सेविंग अकाउंट स्कीम भी लॉन्च किया हुआ है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा जन बचत खाता जो है फिनो पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया। और थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। फिर से सुन लीजिए आप लोग, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 100% पेपरलेस डिजिटल सेल्फ असिस्टेड ऑनलाइन सेविंग अकाउंट इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, नाम ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद बीएसई इबिक्स टू सेल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। जनरल इंश्योरेंस उत्पादों को बेचने के लिए किस बीमा कंपनी ने बीएसई इबिक्स के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो एक बार खुद से आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए, एक बार खुद से आंसर दीजिए। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को डिजिटली सेल करने के लिए इन दोनों कंपनीज ने पार्टनरशिप किया है। और ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगी वो 3.5 महीने, 6.5 महीने और 9.5 महीने, यानी कि 3.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स और 9.5 मंथ्स के लिए होंगी। मिनिमम इंश्योरेंस कवर जो इसमें दिया जाएगा वो 50,000, ठीक है ना, 50,000 रुपीज़। और मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर जो इसमें दिया जाएगा वो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर इसमें दिया जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर होगा डिजिटल यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इससे ज़्यादा और कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत इसमें नहीं है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जितनी ज़रूरी बातें थी वो आप लोगों को सब कुछ बता दी गई। रिवीजन करेंगे अब हम लोग, पिछला जो कुछ भी याद आ रहा है थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। HDFC बैंक ने 1000 शहरों में इंस्टेंट ऑनलाइन ऑटो लोन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जिप ड्राइव नाम से एक ऑफर शुरू किया। किस नाम से? जिप ड्राइव। ये HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया। कर्नाटका बैंक ने KBL माइक्रो मित्रा नाम से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसके माध्यम से माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 10 लाख रुपए तक का फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर से सुन लीजिए आप लोग, कर्नाटका बैंक ने KBL माइक्रो मित्रा, बस ये नाम आप लोग याद रखिए। वैसे तो KBL आ जाएगा तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा कर्नाटका बैंक लिमिटेड, ठीक ना, KBL माइक्रो मित्रा, ठीक है। तो इसको जो है कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया, ठीक है। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर इसका जो आंसर है क्या है? यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट ग्रुप और सोमपो जापान इंश्योरेंस INC का ज्वाइंट वेंचर है। यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस जो है ये इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट ग्रुप और सोमपो जापान इंश्योरेंस INC का ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो शरद माथुर जो है उसके MD और CEO हो जाएंगे। और यहाँ पर BSE इबिक्स की भी बात हुई है, BSE इबिक्स की भी यहाँ पर बात हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और इबिक्स फिनकॉर्प एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर है और इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईडेलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद व्हिच कंपनी फॉर द AI इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप। ईडेलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मैप के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका आंसर एक बार आप लोग खुद से दीजिए, खुद से आंसर देने की कोशिश करिए। और इसका जो आंसर होगा मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट AI, ऑप्शन नंबर C, एलिमेंट AI इसका आंसर हो जाएगा। न्यू एज इंश्योरर के लिए
AI बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने एलिमेंट AI के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा, तो ये बेवकूफ़ी है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है। ठीक है ना, तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ो, बाकी तो फिर पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, पढ़ते रह जाएंगे हम लोग। बाकी तो फिर हम लोग पढ़ते रह जाएंगे कि क्वेश्चन को 10-10, 15-15 मिनट तक एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो बस एक वीडियो में फिर 4-5 क्वेश्चन एक्सप्लेन हम लोग कर पाएंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। ठीक है, तो जितना ज़रूरी होगा उतना ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, उतना ही आप लोग पढ़िए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि बेस नहीं बन पा रहा है, जैसे कुछ क्रिटिक्स आ गए हैं मार्केट में आजकल नए नए, तो बोलते हैं कि उनका बेस नहीं बन पाता है। तो बेस जो है ऐसे नहीं बनता है। बेस के लिए आप लोगों को घर पे भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहना होता है, न्यूज़पेपर वगैरह, ये थोड़ा बहुत ना आप लोगों को देखते रहना होता है। आप लोग किसी एक वीडियो में देखने आते हो, किसी एक वीडियो को आप लोग देखोगे और उसी में आप लोगों को लगता है कि संजीवनी बूटी आप लोगों को पिला दी जाए, कि उसी एक वीडियो से आपका बेस भी बन जाए, सब कुछ याद भी हो जाए, सब कुछ एक ही बार में दिमाग में घुस जाए। तो ऐसे नहीं होता है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत तो मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। और कई बार क्या होता है ना, एक नहीं 2-2, 3-3 बार वीडियोस को देखना पड़ता है, तब जाकर चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका जो आंसर होगा एलिमेंट AI, इसका आंसर हो जाएगा ईडलवाइज टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आप लोग कमेंट कर बताइए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A unique digital solution loan against securities has launched by which of the following companies recently? हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा एक अद्वितीय डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा यस बैंक एंड केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यस बैंक और केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के द्वारा लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो है ये लॉन्च किया गया, और यह डिजिटल सॉल्यूशन यस बैंक के लोन इन सेकंड प्लेटफॉर्म के अंडर यह लॉन्च किया गया है। लोन इन सेकंड्स के तहत में कस्टमर्स को सिक्योरिटीज के बदले तुरंत क्रेडिट दिया जाता है, और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के तहत कस्टमर्स को उनके म्यूचुअल फंड्स पर 1 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जा सकता है। किस पे? म्यूचुअल फंड्स पर। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स पर 1 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जा सकता है। ये जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया गया है, इस पे जो है कस्टमर्स को उनके म्यूचुअल फंड्स वगैरह पर 1 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट दिया जा सकता है। कुछ रिवीजन करेंगे थोड़ा सा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर है यस बैंक एंड केफिन टेक्नोलॉजीज। अब इसके बाद में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अपने कस्टमर्स को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यस बैंक ने UDMA टेक्नोलॉजीज, UDMA, ठीक ना, UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ में मिलकर एक डिजिटल वॉलेट सोल्यूशन युवा पे लॉन्च किया हुआ है। क्या नाम है उसका डिजिटल वॉलेट सोल्यूशन का? युवा पे। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये? तो ये यस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है, अपने कस्टमर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है यस बैंक के द्वारा युवा पे नाम से एक डिजिटल वॉलेट सोल्यूशन। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और यस बैंक ने अपने 15 सालों के बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप को 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। यस बैंक और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 15 सालों के लिए बैंक इंश्योरेंस पैक्ट किया था, उस पर साइन किया हुआ था, पार्टनरशिप किया हुआ था, जिसे अब 5 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना, और इसके साथ साथ दोनों कंपनीज ने फिनेंशियल ईयर 2020-21 को, इसके साथ साथ दोनों कंपनीज ने फिनेंशियल ईयर 2020-21 को ईयर ऑफ द कस्टमर घोषित किया है। क्या? ईयर ऑफ द कस्टमर्स, ईयर ऑफ द कस्टमर घोषित किया गया है दोनों कंपनीज के द्वारा फिनेंशियल ईयर 2020-21 को। यस बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रशांत कुमार हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज इसकी टैगलाइन हो जाएगी। केफिन टेक्नोलॉजीज की भी यहाँ पर बात हुई है। ठीक है ना, ये केफिन टेक्नोलॉजीज की भी यहाँ पर बात हुई है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये हैदराबाद तेलंगाना में होगा, और इसके CEO जो है वो श्रीकांत नडेला, सत्या नडेला की बात नहीं हो रही, श्रीकांत नडेला जो है उसके CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द CEO ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड सब्सिडरी ऑफ NPCI? NPCI द्वारा लॉन्च की गई नई सहायक कंपनी के CEO का नाम क्या है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, एक बार खुद से आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर आप लोग एक बार खुद से दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा रितेश शुक्ला, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए रितेश शुक्ला इसका आंसर हो जाएगा। अभी NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, अभी NPCI ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड नाम से अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी लॉन्च किया है, और
फॉरेन मार्केट में अपनी पकड़ बनाने के लिए ये सब्सिडरी जो है वो NIPL जो है ये लॉन्च की गई है। और रितेश शुक्ला जी को इस सब्सिडरी का नया CEO बनाया गया है। ठीक है, NIPL का नया CEO जो है वो रितेश शुक्ला जी को बनाया गया है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अनुसार 3 अप्रैल 2020 को इसे रजिस्टर्ड किया गया था। NIPL को 3 अप्रैल 2020 को इसे जो है वो रजिस्टर्ड किया गया था। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे, MD और CEO दिलीप एसबे हो जाएंगे। चीफ डिजिटल ऑफिसर आरिफ खान हो जाएंगे। हेड ऑफ द फाइनेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो रुपेश आचार्य इसके हेड ऑफ द फाइनेंस हो जाएंगे। ठीक है, और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो रितेश शुक्ला हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन उन क्रिटिक्स से है जो चीज़ों को बस क्रिटिसाइज करते हैं और आसानी से बोलते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हो या सही से नहीं पढ़ा रहे हो। तो क्या आप लोगों ने देखा किसी बैंक एग्जाम में कि चीफ डिजिटल ऑफिसर पूछा गया, हेड ऑफ फाइनेंस पूछा गया, रोल ऑफ द CEO पूछा गया है? NIPL के बारे में NIPL में और कौन कौन से मेंबर हैं इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, MD और CEO मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती। तो मैं हर क्वेश्चन के साथ में वो बताता चलता हूँ जो चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, जो चीज़ें नहीं पूछी जाती उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, हमको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे चलेगा? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में जितनी ज़रूरत होती है उतना आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें चाहिए। ठीक है, वो मैं हमेशा से ही बताता आ रहा हूँ। तो कुछ भी क्रिटिसाइज करने से पहले आप लोग ये सोचा करो कि आप अकेले नहीं हो जिनकी नीड पूरी करनी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो और देखते हैं, उनका भी देखना होता है। ठीक है, तो और मैक्सिमम चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, तो इतनी प्रॉब्लम और इतना कंप्लेन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ें वो आप लोगों को बताई जा रही हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना कर रखिए और थोड़ा सा डिसेंट लैंग्वेज का आप लोग प्रयोग किया करिए। ठीक है ना, कुछ भी कमेंट करना है या कुछ भी क्रिटिसाइज करना है या कुछ भी सजेशन देना है तो थोड़ा डिसेंटली आप लोग करिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। खैर छोड़िए इसको, रितेश शुक्ला जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इन्हें 20 साल का बैंकिंग एंड पेमेंट इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और NIPL ज्वाइन करने से पहले ये मास्टर कार्ड में डायरेक्टर अकाउंट मैनेजमेंट थे। ये NIPL ज्वाइन करने से पहले मास्टर कार्ड में डायरेक्टर अकाउंट मैनेजमेंट थे और इन्होंने एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI कार्ड के साथ में भी काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस डिजिटल इनिशिएटिव बाय लक्ष्मी विलास बैंक? लक्ष्मी विलास बैंक द्वारा हाल ही में शुरू की गई संपर्क रहित डिजिटल पहल का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, एक बार खुद से आंसर आप लोग दीजिए इसका। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी डिजिगो, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी डिजिगो इसका आंसर हो जाएगा। इंस्टेंटली सेविंग अकाउंट खोलने के लिए लक्ष्मी विलास बैंक ने लक्ष्मी डिजिगो नाम से एक कॉन्टैक्टलेस डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है। कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए ये सर्विस शुरू की गई है और इसके माध्यम से ज़रूरी बैंकिंग सेवाओं को वेबसाइट के थ्रू ही अवेल किया जा सकेगा। और अगर अब आप लोगों को लगता है कि लक्ष्मी डिजिगो इनिशिएटिव के बारे में और भी कुछ बताना चाहिए तो बोलो, आगे से मैं वो भी बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ और बताने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जानना था वो आप लोगों को बता दिया गया है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ और पढ़ना है या कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके बारे में तो आप लोग बताइए, आगे से वो इम्प्रूव किया जाएगा। अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिए। ठीक है, कुछ रिविज़न भी हम लोग करेंगे। ICICI बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्च किया हुआ है और बाकी के डिटेल्स पिछले वीडियोस में बताए गए हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बाकी डिटेल सारी चीज़ें पीछे किसी न किसी वीडियो में बताया गया है। ये रिवीजन वाले क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये पिछले वीडियोज़ में किसी न किसी में बताए गए हैं। ठीक है, और इस लॉकडाउन के दौरान कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो KYC फैसिलिटी लॉन्च किया और ऐसा करने वाला वो इंडिया का पहला बैंक है। ठीक है ना, कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो KYC फैसिलिटी लॉन्च किया और ऐसी फैसिलिटी देने वाला वो इंडिया का पहला बैंक है। लक्ष्मी विलास बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो यस सुंदर जो है वहाँ के MD और CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज़ द फर्स्ट फॉरेन बैंक टू लॉन्च ए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम इन इंडिया?
भारत में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक कौन सा है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, एक बार खुद से ट्राई करिए, वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट कर कर बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा HSBC इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। HSBC इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। HSBC इंडिया ने अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए अभी हाल ही में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया और इसका उद्देश्य कार्बन इमिशन को कम करना और सस्टेनेबल इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इस प्रोग्राम के तहत में जो भी बैंक डिपॉजिट होगा उसका उपयोग ग्रीन इनिशिएटिव और इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, पोल्यूशन प्रिवेंटेशन, ठीक है ना, इन सभी को फिनेंस करने में किया जाएगा। और इस डिपॉजिट स्कीम के तहत में कॉरपोरेट कस्टमर्स को नॉर्मल बैंक डिपॉजिट की तरह ही सिक्योरिटी और प्री एग्रीड रिटर्न भी दिया जाएगा। सेविंग डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा और यह टर्म डिपॉजिट की तरीके से ट्रीट होगा, इसको टर्म डिपॉजिट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ में ग्राहकों को क्वार्टरली पोर्टफोलियो रिपोर्ट भी दी जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि उनके फंड को कहां कहां पर यूज़ किया गया है। HSBC इंडिया की एक बात हुई है, तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? तो HSBC इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। और अब कुछ रिवीजन भी करेंगे। ICICI बैंक ने सीनियर सिटीजन के लिए ICICI बैंक गोल्डन ईयर्स FD नाम से एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया हुआ है जिस पर 6.55% का पर एनएम का इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। 2 करोड़ रुपए तक की FD 5 से लेकर 10 साल के लिए की जा सकती है। इस जो ICICI बैंक द्वारा जो ये FD स्कीम लॉन्च की गई है, इसके तहत में 2 करोड़ रुपए तक की FD 5 से लेकर 10 साल तक के लिए की जा सकती है। और कर्नाटका बैंक ने यूनिवर्सल सोमपू जनरल इंश्योरेंस के साथ में मिलकर कोविड-19 से रिलेटेड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ रिवीजन हो गया और ये ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम जो है इसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने बताया है और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन और एलिब्रेट किया है चीज़ों को, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार पीछे करके देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हु हैज़ लॉन्च्ड द रिवाइज्ड नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन NSFE 2025 रिसेंटली? हाल ही में वित्तीय शिक्षा के लिए संशोधित राष्ट्रीय रणनीति NSFE 2020-2025 को किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, तो इसका जो आंसर होगा एक बार आप लोग खुद से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा महेश कुमार जैन, ऑप्शन नंबर ए महेश कुमार जैन इसका आंसर हो जाएगा। और ये महेश कुमार जैन कौन है? तो ये डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के ये डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है। और NSFE 2020-25 का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जो ये लॉन्च किया गया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से 2025, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? तो इसके माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा लोगों को। इसके माध्यम से फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज दिया जाएगा और स्किल, एटीट्यूड, बिहेवियर इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा उनका कि वे अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकें, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें, अपने पैसों को स्मार्टली कहाँ पर मैनेज किया जा सकता है, इसका स्किल, इसका बिहेवियर, इसका जो भी एटीट्यूड है, इसके लिए जो भी लिटरेसी की ज़रूरत होगी उनको वो प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो NSFE 2020-25 है ये RBI, मैं लिख रहा हूँ, ये RBI सेबी, ठीक है ना, IRDAI और PFRDA, ठीक है, PFRDA के साथ में मिलकर नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने इसके द्वारा तैयार किया गया। और ये जो NSFE 2020-25 है, ये RBI, सेबी, IRDAI और PFRDA के साथ में मिलकर नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा तैयार किया गया है। और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए यहाँ पर 5 C's को भी रिकमेंड किया गया है, ठीक है ना, 5 C को रिकमेंड किया गया है। अब ये 5 C क्या हैं? तो पहले C का मतलब हो जाएगा कंटेंट, दूसरे C का मतलब हो जाएगा कैपेसिटी, तीसरे C का मतलब हो जाएगा कम्युनिटी, चौथे C का मतलब हो जाएगा कम्युनिकेशन और 5वें C का मतलब हो जाएगा कोलैबोरेशन।
फिर से सुन लीजिए, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलेब्रेशन, ये 5 C's जो हैं वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इसमें रिकमेंड किए गए हैं। क्लास 6th से लेकर क्लास 10th तक के जो भी स्कूली बच्चे हैं उनके सिलेबस में फिनेंशियल लिटरेसी कंटेंट को इंसर्ट किया जाएगा, और अगर पहले से थोड़े बहुत हैं तो उसको और अपडेट किया जाएगा। बीएड एमएड जैसे जो भी कोर्सेज होते हैं, बीएड एमएड जैसे जो कोर्सेज होते हैं, इसमें जो टीचिंग सब्जेक्ट होता है उसमें भी जो है फिनेंशियल लिटरेसी को इसको जो है इंक्लूड किया जाएगा। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, ये जो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन लॉन्च किया गया है रिवाइज्ड, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसका क्या काम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज साइंड एन MOU विद व्हिच जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू सेल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट रिसेंटली। सामान्य बीमा उत्पाद बेचने के लिए कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, एक बार आंसर आप लोग खुद से देने की कोशिश करिए, और जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है यहाँ पर इनका सबका हेडक्वार्टर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक ने जो है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक समझौता किया है जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। ठीक है ना, इसके लिए जो है SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ में एक समझौता पर एक साइन किया हुआ है। ठीक ना, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, सीधे 1 लाइनर क्वेश्चन था, ये आप लोग याद करिए। ठीक है, हेडक्वार्टर वगैरह बस जानना जरूरी है, बाकी इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना पैनिक मत किया करो कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। इसमें क्या एक्सप्लेन करूँगा मैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो जरूरी चीज़ें थी वो आप लोगों को बता दी गई, एक बार में नहीं याद होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि एक ही बार वीडियो देखो याद हो जाए, तो एक बार में नहीं याद होगा। आप लोग 2-4 बार वीडियो को देखो, याद हो जाएगा, धीरे धीरे ही याद होगा। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की यहाँ पर बात हुई थी, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का, इसका हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटका में है। ठीक है, धारवाड़ कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो पी गोपी कृष्णा जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। और ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, तो ये 12 सितंबर 2005, 12 सितंबर 2005 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। SBI जनरल इंश्योरेंस की भी यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, तो SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश चंद्र कंडपाल जो हैं जो इसके MD और CEO हो जाएंगे, किसके? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के। ठीक है ना, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, रिवीजन जरूरी है। आजकल हर क्वेश्चन में हम लोग रिवीजन करते हुए साथ में चल रहे हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत याद आता है वो आप लोगों को उसी टाइम पर रिवाइज कर लेना चाहिए। ICICI लोम्बार्ड और फ़ोनपे ने मिलकर हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट लॉन्च किया हुआ है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल अपने पिछले वीडियोज़ में है, आप लोग वहाँ पर जाकर देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, व्हिच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद एक्सेंचुअर फॉर इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक्सेंचर के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश करिए, आप लोग आंसर बताइए इसका। और जितने भी बैंकें यहाँ पर दी गई हैं इनका सबका हेडक्वार्टर और टैगलाइन, ठीक है ना, याद आ रहा है आप लोगों को तो बताइए, नहीं याद आ रहा तो फिर याद करिए, लिखिए, नोट डाउन करिए, कहीं से पढ़िए, याद करिए। एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। हर क्वेश्चन के साथ में आप लोग तैयार करेंगे तो 1-2 महीने तो आप लोगों को दिक्कत होगी, उसके बाद में चीज़ें जब फ्लो में आ जाएंगे तो फटाफट आप लोगों को सब कुछ याद आने लगेगा। फिलहाल इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा RBL बैंक, ऑप्शन नंबर बी। RBL बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए और अपने बैंकिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए और भी बहुत सारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए RBL बैंक ने एक्सेंचर के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया हुआ है। RBL बैंक की बात हो रही है तो RBL बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे RBL बैंक की, तो विश्ववीर आहूजा जो है उसके MD और CEO हो जाएंगे। बाकी येस बैंक, ICICI बैंक, HDFC और एक्सिस, इनका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर बताइए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद अड्डा कॉर्नर टू लॉन्च ऑनलाइन होम कार्निवल? किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है।
ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, इसका आंसर आप लोग एक बार खुद से बताइए। और इन सभी बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ हैं ये आप लोगों को बताना है। टैगलाइन भी आप लोग बताइए, साथ साथ में बताते चलिए। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु रीजन में रियल इस्टेट मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। और इस कार्निवल के माध्यम से जो भी पोटेंशियल होम बायर्स होंगे, ठीक है ना, जो लोग भी घर खरीदना चाह रहे होंगे, उन्हें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा जहां पर वो लोग डायरेक्टली रियल इस्टेट सेलर से नेगोशिएट कर सकेंगे और अपना घर खरीद सकेंगे। एसबीआई के चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे, एसबीआई के चेयरमैन की अगर हम लोग बात करेंगे तो रजनीश कुमार जी जो हैं वो एसबीआई के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए लोन सर्विस नेम्ड स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन्स हैज लॉन्च्ड ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म। स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नामक एक ऋण सेवा किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की गई है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और एक बार इसका आंसर देने की आप लोग कोशिश करिए, खुद से आंसर दीजिए। लास्ट में आप लोगों को कमेंट करना है अपना स्कोर कि कितना स्कोर आप लोगों को मिला, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट्सएप, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टाटा कैपिटल ने स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नाम से एक लोन सर्विस व्हाट्सएप पर लॉन्च की। तो ये जो स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन लॉन्च किया गया है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है, ये व्हाट्सएप पर लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन सर्विस हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी, तो ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो टाटा कैपिटल, ठीक है ना, टाटा कैपिटल लिमिटेड के द्वारा स्विफ्ट इंस्टा पर्सनल लोन नाम से एक लोन सर्विस व्हाट्सएप पर लॉन्च की गई, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसने लॉन्च किया, ठीक है। और इस नई लोन स्कीम के माध्यम से जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे वे आसानी से व्हाट्सएप पर लोन अप्लाई कर सकेंगे और उनका लोन व्हाट्सएप पर ही अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी तक केवल पर्सनल लोन ही दिया जाता था टाटा कैपिटल के द्वारा, लेकिन अब दूसरी कैटेगरी के भी लोन दिए जा सकेंगे। और इसके लिए जो व्हाट्सएप फीचर लॉन्च किया गया, जो व्हाट्सएप पर ये लॉन्च किया गया लोन स्कीम, इसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। क्या नंबर है वो? 750-675-6060। ये जो है व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। टाटा कैपिटल की बात हो रही है तो टाटा कैपिटल का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करें टाटा कैपिटल की, तो राजीव सहरावत जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which insurance company has renamed its name as Care Health Insurance Company recently? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने अपना नाम बदलकर केयर हेल्थ बीमा कंपनी कर दिया है? इसमें पूछा गया कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपना नाम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कर दिया है, ठीक है ना। केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपना नाम बदलकर कर दिया है। नेक्स्ट देखेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा अश्विनी भाटिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी अश्विनी भाटिया इसका आंसर हो जाएगा। और ये भाटिया जी जो हैं, इन्होंने पीके गुप्ता को सक्सीड किया है। ये ऑप्शन में पीके गुप्ता जी भी दिए गए हैं ना, तो इन्होंने भाटिया जी ने पीके गुप्ता को सक्सीड किया है। पीके गुप्ता की जगह पर इन्हें जो है अभी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है। और ये भाटिया जी जो हैं, ये करेंटली अभी एसबीआई में ही एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं। ये भाटिया जी जो हैं, जिनको अभी एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, ये अभी करंट में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेम द फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पूर्व वित्त सचिव का नाम बताइए जिन्हें भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, एक बार आंसर खुद से दीजिए, खुद से देने की कोशिश करिए, ठीक है ना, कि किसे जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है। नया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? तो इसका जो आंसर होगा राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई राजीव कुमार इसका आंसर हो जाएगा। ये राजीव कुमार कौन है? तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं ये, तो ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी राजीव कुमार जी को नए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इन्होंने अशोक लवासा जी की जगह ली। अशोक लवासा जी को इन्होंने सक्सीड किया, ठीक है ना। लवासा जी को अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक
लवासा जी को अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, तो लवासा जी ने रिजाइन कर दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाने के बाद में लवासा जी ने रिजाइन कर दिया, तो उनकी जगह पर राजीव कुमार जी को नया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया है, ठीक है ना। और राजीव कुमार जी तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं, और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है कि हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप लोग इसका आंसर कमेंट कर कर बताइए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी टू मर्ज देयर इंश्योरेंस बिजनेसेस। किस कंपनी ने अपने बीमा कारोबार का विलय करने के लिए भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं, आप लोगों के सामने हैं। खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है। खुद से आंसर दीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, ठीक है ना। टोटल कितने मार्क्स आप लोगों को मिले, ये कमेंट कर कर बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, इन दोनों कंपनीज ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत ये दोनों कंपनियां अपने इंश्योरेंस बिजनेस को मर्ज करने जा रही हैं, ठीक है ना। ICICI लोम्बार्ड और भारतीय एक्सा इंश्योरेंस, ये दोनों कंपनियां अपने इंश्योरेंस बिजनेस को मर्ज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और बाकी इस डील के बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इक्विटी शेयर किसका रहेगा, क्या शेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो, बस यही इसका आंसर हो गया कि भारतीय एक्सा इंश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने अपने इंश्योरेंस बिजनेस को मर्ज करने के लिए एक एग्रीमेंट पर, समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इन दोनों ही कंपनियों का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। भारतीय एक्सा और ICICI लोम्बार्ड दोनों का ही हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अगस्त मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का दूसरा पार्ट डिस्कस किया। तीसरा पार्ट भी इसका आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। एक और पार्ट आएगा, छोटा सा वीडियो आप लोगों को और मिलेगा, जहाँ पर कुछ बचे हुए क्वेश्चन भी हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो वीडियो को एक बार आप लोग पीछे करके देखिए। और जैसा मैंने आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह रही है, क्या आप लोगों को और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो आप लोगों को पढ़ाई जा रही हैं वो सही है। आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।